Good morning, all. As I've already scheduled the amendment session of registration to GST, White Finance Act 2020, in which I will cover all the amendments of registration to GST, which is applicable for both CMA and CA, inter and final. So let's get started with the first amendment section, which is the cancellation by the registered person taxpayer, which is the section 29 subsection 1. फर्स्ट मैं आपको सेक्शन रीड करूँगी, उसका एक्सप्लेन करूँगी, देन वी विल गो विद द अमेंडमेंट. ओके, सो फर्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन. अ पर्सन अंडर GST कैन हिमसेल्फ हर सेल्फ कैंसल देयर रजिस्ट्रेशन इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है GST में कैन हिमसेल्फ और हर सेल्फ कैंसल देयर रजिस्ट्रेशन इन कोई भी फॉलोइंग केसेस में वो कैंसिल कर सकता है. फर्स्ट है कि उसका बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो चुका है, बिजनेस हैज़ बीन सोल्ड ऑफ और ट्रांसफर टू सम अदर पार्टी, either there's a change in the constitution of business like partnership firm now converting to private limited company and such like that. Last the amendment is the last area. Earlier it was the taxable person, the other than the person registered under subsection 25 subsection 3 is no longer liable to be registered under section 22 और सेक्शन 24. ठीक है, इसमें लिखा है कि टैक्सेबल पर्सन दे एक्सक्लूड्स द 25 सेक्शन 3 विच टॉक्स अबाउट द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. ठीक है, अदर देन द पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 3 द पावर वॉज नॉट गिवन टू द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर कैंसिलेशन. द पावर इज with the proper officer. Okay, now this got amend and the amended area is the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 which talks about the person liable for registration, or section 24 which talks about the compulsory registration, or intends to be opt out of the registration voluntarily made under 25 subsection 3. Now the power has been given to registered person 2 for applying cancellation of registration. ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ इसमें क्या कहा गया, एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नाउ कैन बी कैंसल बाय आइदर बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन देयर ऑन और ऑन एन एप्लीकेशन बाय अ रजिस्ट्रेशन पर्सन ऑफ 25 सबसेक्शन 3 विच गॉट एक्सक्लूडेड अर्लियर. ठीक है, दिस कवर्स विद द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 29 सबसेक्शन 1. नाउ वी विल गो फर्दर. Second area is this revocation of cancellation of registration, which is section 30 subsection 1. Revocation of cancellation of registration, आपने cancellation हो गया है, suo motu हुआ है, ठीक है, जैसे भी हुआ है उस केस में आपने revocation किया है, ठीक है. revocation मतलब आप अपना cancellation को ख़त्म कराना चाहते हैं, मतलब आप अपना दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं. तो पहले हम इसका प्रोविजन पढ़ते हैं, देन वी विल गो विद द अमेंडमेंट. फर्स्ट इसमें है कि एज पर सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट 2017 सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ऑन मोशन whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion. प्रॉपर ऑफिसर ने अपने उसके suo motu मोशन के पास अलाउड होता है, 2 होता है, suo motu भी वो कर सकता है और आइदर बाय किसी से उसे एप्लीकेशन मिली है तब कर सकता है. तो suo motu उन्होंने अप्लाई किया है, suo motu वो अप्लाई कर सकता है. इस केस में है कि उस रजिस्ट्रेशन इज कैंसल बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ऑन मोशन में अप्लाई टू सच ऑफिसर फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. वो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर विद इन 30 days. अर्लियर इट वॉज द 30 days एंड द 30 days गॉट अमेंडेड. ठीक है, इसमें एक नया प्रोविजन डाला गया है इस 30 days को बढ़ाने के लिए. ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर. ठीक है, जब से कैंसिलेशन ऑर्डर आया उसके 30 days के अंदर वो रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है. ठीक है, 30 सबसेक्शन 2 कॉल्स अबाउट द प्रॉपर ऑफिसर में इन सच मैनर एंड विद इन सच वेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्डर आइदर रिवोक कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिजेक्ट द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट भी कर सकता है, वो आपका कैंसिलेशन जो है वो रिवोक भी कर सकता है. प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी रिजेक्टेड अनलेस द एप्लीकेशन हैज़ बीन गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इस केस में बिना अपॉर्चुनिटी के रिजेक्ट नहीं होगा. ठीक है,
और थर्ड केस आपका थर्ड जो है सेक्शन 3 विच टॉक्स अबाउट द रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर SGST और UTGST एज द केस में भी उसे माना जाएगा कि वो रेवोकेशन इस एक्ट के अंदर, ये नॉर्मल प्रोविजन है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट नहीं है। बट इसमें जो अमेंडेड एरिया है वो आपका 30 डेज़ बेसिकली है, जहाँ पे 30 डेज़ आपको पीरियड दिया गया था, उस 30 डेज़ को थोड़ा सा और एक्सटेंड करने के लिए उन्हें लगा रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कि 30 डेज़ बहुत कम है रेवोकेशन अप्लाई करने के लिए। इट गॉट अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट ऑफ 2020 प्रोवाइडेड दैट सच पीरियड में ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन, ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन, अगर सफिशिएंट रीज़न आपके लगे कि फॉर द रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, आपके सफिशिएंट रीजन्स लगे अगर कि वो रीजन्स जेन्युइन हैं, 30 डेज़ में अप्लाई नहीं कर पाए, वो रीज़न जेन्युइन है क्या 30 डेज़ में अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो वो पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है बाय द एडिशनल कमिश्नर और द जॉइंट कमिश्नर एज द केस में बी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। मीन्स इन दिस केस 60 डेज विल बी अलाउड, मीन्स 30 अर्लियर एंड द फर्दर 30 डेज विल बी अलाउड। और इसको अगर इस केस में इस पीरियड को और भी एक्सटेंड किया जा सकता है बट विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर बाय द कमिश्नर फॉर द फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। जो 30 डेज इसमें प्रोवाइड किया मतलब 60 डेज के ओवर 30 डेज, मतलब टोटल 90 डेज कैन बी प्रोवाइडेड इफ द सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन फॉर द एक्सटेंशन। ठीक है, दिस इज द अमेंडमेंट इन केस ऑफ द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी आपके जो सेक्शंस में जो भी अमेंडमेंट थे 20 के हिसाब से मैंने वो कवर कर दिए हैं। अब इसमें आपके कुछ नोटिफिकेशन के हिसाब से कुछ अमेंडमेंट आए थे आपके, जिसमें जब भी आपका एक अटेम्प्ट होता है उससे 6 महीने पहले के जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं आपके पेपर के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो फिर नवंबर में CA के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके हिसाब से उनका 30 अप्रैल 2021 तक एप्लीकेबल होंगे जो भी नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आते हैं। एंड फॉर CMA दिसंबर में अटैम्प्ट्स होते हैं, तो उस केस में हमको 6 महीने पहले हो गए, 31 मई तक हो गए। तो मैंने ऑल सारे अमेंडमेंट इसमें कवर करे हैं और ये आपके दिसंबर 21 अटैम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स गेट स्टार्ट विद द नोटिफिकेशन 62/2020 डेटेड 20 अगस्त 2020। ठीक है, ये आपका पहला नोटिफिकेशन है जो मैं अब इसकी डिस्कस करूँगी। द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इफेक्टिव आफ्टर द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर रूल 8 सबसेक्शन 4A विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त 2020। इफेक्ट हुआ है 21 अगस्त 2020, नोटिफिकेशन आपका आया 20 अगस्त 2020। व्हेन एप्लीकेंट अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर 25 सबसेक्शन 6D ऑप्ट्स फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार। तो इसमें आपका एक आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर डाला गया आपका। मैंने आपके जो लेक्चर्स इसमें मैंने ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे, जिसमें मैंने प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें अब आपका क्या है कि आधार ऑथेंटिकेशन के बिना आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं मानी जाएगी। उसमें आपको आधार का ऑथेंटिकेशन का एक स्टेप बढ़ गया है, उसमें आपको आधार ऑथेंटिकेशन भी कराना पड़ेगा आप। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें अब हम प्रोविजंस क्या है इसके अंदर वो अब पढ़ेंगे कि व्हेन एप्लीकेंट अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर 25 subsection 6D 25 subsection 6D talks about, I've already linked the section here itself। मैंने इसलिए लिखा है जो भी sections linked हो रहे हैं आपके इसमें वो मैंने सारे explain करे हैं। और किसी भी notification में मुझे अगर किसी earlier notification का reference चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे cover करा है। ठीक है, although it covers all the notification which comes up to 31st May, but अगर किसी भी नोटिफिकेशन मुझे किसी पहली भी नोटिफिकेशन का रेफरेंस चाहिए मैंने वो भी यहाँ पे कवर किया। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके बीच बीच में रेफरेंस आते रहेंगे सेक्शंस के कुछ के, मैं वो इसको भी यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको बार बार बुक में नहीं देखना पड़े। ठीक है, तो 25(6)D जो है वो बोलता है द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 6A और सबसेक्शन 6B और सबसेक्शन 6C shall not apply to such person or class of persons or any state or union territory or part thereof as the government may on the recommendation of council specify by notification। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6A और 6B 6C shall not apply to such class of persons or any state or union territory or part thereof as the government may on the recommendation of council specify। गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है विद द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल कि इन सब पे ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। 6A 6B 6C जो है ये आपके सारे आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सेक्शंस हैं। ठीक है, तो ये चाहे तो वो अप्लाई
नहीं, उसमें इसमें वो लिस्ट कर सकती है। ऑल्दो उन्होंने कुछ लिस्ट करा था वाइड नोटिफिकेशन 17 सबसेक्शन 20 डेटेड 23 मार्च 2020। ठीक है, उन्होंने ये इट गॉट फर्दर अमेंडेड। ठीक है, ये मैं आपको देखिए, मैंने दो चीज़ बोल रही हूँ। एक 23 मार्च 2020 के हिसाब से 17/2020 के नोटिफिकेशन नंबर से डेटेड 23 मार्च 2020 को उन्होंने ये अमेंड किया था और इन सारे पर्सन्स को इसके अंदर डाला था। फर्स्ट, अ पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, द क्लास ऑफ पर्सन्स अदर देन द फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन्स: इंडिविजुअल, ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर, कर्ता ऑफ HUF। ठीक है, ये उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 17/2020 डेटेड 23 मार्च 2020 किया था, बट इट गॉट सुपरसीडेड। अब इसको सुपरसीड कर दिया था बाय नोटिफिकेशन डेटेड मार्च 2021 डेटेड 23 फरवरी 2021। ठीक है, फरवरी 2021 के से इसे इसको पूरा सुपरसीड कर दिया इन्होंने पूरे इस नोटिफिकेशन को। नाउ दे अगेन डिफाइन दिस डेफिनेशन हियर which the government have exempted the following persons फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। उन्होंने सुपरसीड कर दिया है पहली वाली नोटिफिकेशन को जो आपकी 23 मार्च 2020 में आई थी, एंड उसका डेफिनेशन रखा है। उसके अंदर ये वाले फॉलोइंग पर्सन्स रखे हैं। फर्स्ट इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। First, a department or establishment of the CG or SD, or a local authority, or a statutory body, or a public sector undertaking, or a person applying for registration under 25 subsection 9 of the said Act, unique identity number to EN। ठीक है, ये नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी पहली वाली नोटिफिकेशन से मैच खाती है, बट ऑल दो सारी बाकी सब चीज़ें आपकी अमेंडेड हो गई हैं इसके अंदर। ठीक है, सो दिस ओवर राइट द अर्लियर नोटिफिकेशन। ओके, this covers with the notification of Aadhaar authentication in case of in which the following persons have been exempted from taking the Aadhaar authentication। So next area is that कि registration granted only after physical verification of place of business। ठीक है, अगर आपने सपोज कीजिए आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, देयर आर दो प्रोविजंस प्रोवाइडेड। अगर आपने आधार एप्लीकेशन का जब आप प्रोसीजर कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें जब आधार ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो उस केस में है कि आप तो या तो आधार ऑथेंटिकेशन ले लीजिए। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन आप फेल हो गए या आपने अप्लाई नहीं करा, आपने फेल हो गए अगर आपने अप्लाई नहीं करा, तो इन दिस केस आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी प्लेस ऑफ बिजनेस की बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो इस केस में इसको इफेक्टिव किया गया 21 अगस्त 2020 से, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 6D, ऑल्दो हैव ऑलरेडी कवर्ड 6D में जो भी पर्सन 6D क्या टॉक अबाउट कर रहा है, जो भी पर्सन एग्जम्प्ट किए गए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट आधार ऑथेंटिकेशन, उनको हटा के अगर किसी का फेल्स टू अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन रूल 4A of 8 और डजेंट ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन, मैंने बोला कि उन्होंने ऑप्ट नहीं किया है या तो फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन हुए हैं, तो रजिस्ट्रेशन उनको ग्रांटेड तभी होगा जब उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा बाय द प्रॉपर ऑफिसर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रॉपर ऑफिसर मे फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड विद द अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर इन लिeu ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन कर सकता है जो उसे ठीक लगेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 6D और सेक्शन 25 फेल्स टू गो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर or doesn't opt for authentication of Aadhaar, the notice in form REG 3 may be issued। ये REG 3 is a notice issued हो जाएगा अगर आपने fails to undergo authentication of Aadhaar और doesn't opt for authentication of Aadhaar, notice issue होगा not less than 21 days from the date of submission of the application। ठीक है, इसको हम प्रोसीजर को पूरा एक चार्ट से पढ़ते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आपकी सप्लीमेंट्री में एक चार्ट दे रखा है। ठीक है, मैं एक मिनट सप्लीमेंट्री पे आती हूँ आपकी।
वेट, इट्स पेज 25, हियर इज़ द चार्ट। पहले मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अमेंड भी हुई हैं, ठीक है। तो मैं REG 3 वाला जो पार्ट है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले एक को देखिए पूरा पढ़िएगा, क्योंकि मैं इसमें जब भी अगर आप आधा पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं इससे पूरा सेक्शन जो पहले था अमेंडमेंट से पहले वो पूरा डिटेल पढ़ा रही हूँ। देन उसके बाद मैं अमेंडमेंट के बारे में बात करूँगी कि आप जिससे आप रिलेट कर सकें, ठीक है। फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन अप्रूवल, ठीक है। विद इफेक्टिव मैंने बोला भी 21 अगस्त 2020 से है। ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इसमें देखिए दो केसेस अलग हैं कि फर्स्ट है कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई किया है, सेकेंड है आपने फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और डजंट ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। फर्स्ट टाइम केस है कि आपने ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर के लिए ऑप्ट किया है, तो इसमें अब दो केस आते हैं कि आपको उसके अंदर नोटिस मिला है या नहीं मिला है। अगर नोटिस इशू नहीं हुआ है, मतलब GST REG 3 इशू नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ग्रांट हो जाएगा अंडर GST REG 6, ठीक है। लेकिन अगर आपको नोटिस मिला REG 3 में, तो वो 3 वर्किंग डेज के अंदर ही आपको नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। अगर उन्हें कोई डेफिशिएंसी लगेगी, उन्हें कुछ मांगना होगा, तो वो 3 दिन में ही आपका नोटिस दे देंगे। ऑल्दो इट गॉट अमेंडेड, कुछ डेट्स इसमें अमेंड हो चुकी हैं, 3 वर्किंग डेज वाला चीज़ में अमेंड हो चुका है ये, ठीक है। तो इसलिए पूरा पढ़िएगा, आधा अधूरा मत पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाय द एप्लीकेंट, ठीक है। अब आपको 3 वर्किंग डे में नोटिस मिल गया, ठीक है। अगर आपको नोटिस नहीं मिला तो उस केस में तो आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है। अगर आपको नोटिस मिला तो आपको क्लैरिफिकेशन देनी है विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस, जो आपके फॉर्म GST REG 4 में होगी, ठीक है। अब उसमें अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं मिली विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लैरिफिकेशन, अगर आपके जब भी आपका 7 वर्किंग डेज में फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस आपने क्लैरिफिकेशन फाइल किया, ठीक है। देन आपको अगर उन्हें कोई डेफिशिएंसी नहीं लगी, आपके क्लैरिफिकेशन ओके लगा, कि आपका रीज़न ओके लगे, जो भी उन्हें चाहिए था उनको मिल गया, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे अंडर GST REG 6 के अंदर। लेकिन अगर उनको वो आपने जो क्लैरिफिकेशन फाइल किया तो विद इन 7 वर्किंग डेज ही वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं GST REG 5, ठीक है। मैं इस प्रोसीजर को दोबारा बोल रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट है कि अगर आपने ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर किया, ठीक है, उसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कब मानी जाएगी, जब आपने आधार का ऑथेंटिकेशन करा लिया, या 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट B ऑफ द GST REG 1। देखिए मैंने इसी प्रोसीजर आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो में अपलोड कर रखा है कि 15 डेज पार्ट टाइम दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पार्ट B। पार्ट 1 सबमिट होता है, देन पार्ट B सबमिट होता है, ठीक है। पार्ट B के लिए 15 डेज का समय दिया जाता है। तो इस केस में इन्होंने क्या पीरियड रखा है कि एप्लीकेशन सबमिशन कब मानी जाएगी, डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार और 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट B ऑफ फॉर्म GST REG 1 विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, ठीक है। फर्स्ट है आपको केस है कि आपको नोटिस मिला, सेकेंड आपको नोटिस नहीं मिला, ठीक है। फर्स्ट केस में आपको अगर नोटिस नहीं मिला, अगर आपको नोटिस नहीं मिला तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा विद इन 3 वर्किंग डेज, और अगर आपको नोटिस मिला तो आप क्लैरिफिकेशन फाइल करेंगे विद द नेक्स्ट 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस इन GST REG 4। आपने 7 डेज में उसको क्लैरिफिकेशन फाइल किया, तो उन्हें अगर कोई इशू नहीं रहा, उसमें आपको जो भी उनको चाहिए था उनको मिल गया, तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। लेकिन अगर उनको 7 वर्किंग डेज में आपकी क्लैरिफिकेशन सही नहीं लगी, आपको सेटिस्फाई नहीं हुए आपने जो दिया रिप्लाई, तो आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे विद इन दैट 7 वर्किंग डेज ओनली इन GST REG 5, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया कि आपने ऑप्ट किया था। सेकेंड है अब आपने फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और डजंट ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। आप फेल्स टू गो अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और डजंट ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग एक्नॉलेजमेंट। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग एक्नॉलेजमेंट। आपको आप सबमिशन करेंगे, आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी GST REG 2 में, ठीक है। तो उस केस में जो आपने आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन थोड़ी इनकम्प्लीट है, तो आपको नोटिस मिल जाएगा इन REG 3 विद इन 21 डेज भी अमेंड हो चुका है, ठीक है। तो मैं अभी वो आगे डिस्कस करूँगी, अभी मैं सिर्फ पहले प्रोविजन डिस्कस कर रही हूँ।
notice form GST REG 3 within 21 days from the date of submission of application for registration where the application is found to be deficient. ठीक है, आपको नोटिस मिला, देन आपने REG 7 डेज में आपने क्लैरिफिकेशन फाइल करा. अभी मैंने आपको अभी अर्लियर भी अभी उसमें बताया है कि आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कब होगा, जब आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू नॉट लेटर देन 60 डेज. आपके जॉइंट ऑफिसर नॉट उसकी प्रायर अप्रूवल के साथ वो प्रॉपर ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी कर सकता है जो उसे चाहिए. ठीक है, उनका जब सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया, वो ओके हैं, देन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा. ठीक है, नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. ओके, लेकिन अगर उनको सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपकी फिर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी. तो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन. दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन. अब मैं इसको समराइज़ करके ये बताना मुझे बहुत ज़रूरी था जिससे मैं आगे अमेंडमेंट को बता सकूँ. ठीक है, अब आगे आपकी ये मैंने चार्ट आपको सप्लीमेंट्री से एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर रही हूँ कि ये प्रॉपर ऑफिसर अगर कोई भी एक्शन लेने के लिए फेल हो जाता है. अब इसमें क्या ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन का टॉपिक है आपका. क्या ये जो डीम अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन है अभी हमने बात करी थी, देखिए मैंने इसमें स्टार भी किया हुआ है क्योंकि ये अमेंडेड होना है आगे, तो मैं आपके आगे डिस्कस करूँगी. मैंने भी अभी बोला था ये जो डीम अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये ऊपर वाले पॉइंट से लिंक खाता है कि लेकिन अगर उन्होंने 7, जैसे मैंने भी बोला कि 7 वर्किंग डेज़ में करेंगे, देन 21 डेज़ में करेंगे. अगर उन्होंने नहीं किया रिप्लाई, उन्होंने कुछ नहीं कहा तो वो डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा. तो प्रॉपर ऑफिसर इफ फेल्स टू टेक एक्शन, फर्स्ट केस है का अगर पर्सन ने सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर के लिए किया और फ्रॉम एग्जाम फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन सेक्शन 2560, तो उस केस में अगर उन्हें 3 वर्किंग डेज़ के अंदर कोई रिप्लाई नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन है. ठीक है, although it got amended through, this is the notification which was issued dated 22 December 2020. The notification number is 94/2020 and these 3 days got extended to 7 days. ठीक है, अब जहाँ पे 3 वर्किंग डेज मैंने बोले थे उसमें चार्ट में, वहाँ पे अब 7 डेज सब्सटीट्यूट कर दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट केस है आपका इन केसेस वे द प्रॉपर ऑफिसर इशूज नोटिस सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट. ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है. ठीक है, अब मैंने बोला था कि उन्होंने नोटिस इशू किया जहाँ आपने क्लैरिफिकेशन वगैरह देना है, वहाँ पे 7 वर्किंग डेज आपको क्लैरिफिकेशन देना है. तो वो वाला डेट अगर उन्होंने 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लैरिफिकेशन, उन्होंने अगर क्लैरिफिकेशन 7 वर्किंग डेज में उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, ठीक है, तो उसका डीम अप्रूवल हो जाएगा. ठीक है, बस उस चीज़ से आप रिलेट करना है. ठीक है, इसलिए मैंने वो चार्ट पढ़ाया था. ठीक है, नेक्स्ट है जिसमें अमेंडमेंट है, मैंने अभी बोला था 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन केस विद द पर्सन फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन और डजंट अप्लाई फॉर आधार ऑथेंटिकेशन. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, where the person notified in subsection 6G of section 25 fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub rule 4A of rule 8 doesn't opt for authentication, notice होगा not later than 21 days from the date of submission of application. It got amended to 30 days. It got amended to the 30 days. Wide notification 94 subsection 22 dated 22 December 2020. अगर इस टाइम के बिना उन्होंने अगर कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया तो मान लिया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया. डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन. ठीक है, उस केस में आपका डीम्ड अप्रूव हो गया है रजिस्ट्रेशन अगर उन्हें उन लिमिट्स के अंदर आपको कुछ नहीं मांगा है, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया. तो इसमें आपके 2 एरिया में हैं. फर्स्ट 3 वर्किंग डेज़ का केस में 7 हो चुका है आपका, जहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगना था, जहाँ आपके नोटिस इशू हुआ था आपको, आपने ये देखिए आपने जहाँ ऑप्ट किया था आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, उन्हें कोई डिस्क्रिपेंसीज लगी थी, उन्होंने नोटिस इशू किया, आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा था. उस केस में जो 3 वर्किंग डेज़ वाला एरिया था, जिसमें 3 वर्किंग डेज़ जो था, ठीक है, वो 3 वर्किंग डेज़ के अंदर उन्हें रिस्पॉन्स करना था. उस केस में उस चीज़ को 7 डेज़ कर दिया. ठीक है, 3 वर्किंग डेज़ को 7 डेज़ कर दिया. अगर 3 वर्किंग डेज़ में वो नोटिस मांगेंगे, ठीक है, नोटिस देंगे, वो 3 वर्किंग डेज़ को उन्होंने 7 डेज़ कर दिया है. और जहाँ पे क्लैरिफिकेशन वाला इशू था, उन्होंने अगर 7 डेज़ में आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी,
वो सेम चीज़ है, डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा। ये 7 डेज़ का लिमिट वहीं का वहीं है। और यहाँ पे 21 डेज़ के अंदर उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, 21 डेज़ के अंदर कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया, तो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। तो ये 21 डेज़ का अमेंड करके 30 डेज़ का लिमिट बढ़ा दिया है। ठीक है, मैं एक बार चार्ट से गो थ्रू कर लूँ। ठीक है, अब मैं चार्ट से एक बार गो थ्रू करूँगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, पहले मैंने समझाने के लिए किया था, अब रिलेट करने के लिए। ठीक है, ये आपके 3 वर्किंग डेज़ थे, यहाँ पे 3 वर्किंग डेज़ को गॉट अमेंडेड टू 7, यहाँ पे आपके 7 के 7 है। ठीक है, यहाँ 21 डेज़ का प्रिस्क्रिप्शन था, 21 डेज़ की जगह आपको 30 डेज़ का प्रिस्क्राइब हो गया। ठीक है, इन केस में अगर डिपार्टमेंट इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ नहीं करता है, इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ नहीं करता है, ये 37 डिपार्टमेंट ये रहा। ठीक है, डिपार्टमेंट वाला पॉइंट देखिएगा, नॉट एप्लीकेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट 3 वर्किंग डेज़ के अंदर कहता है, 7 डेज़ हो गया, सर्टिफिकेट उन्होंने 7 वर्किंग डेज़ के अंदर क्लेरिफिकेशन के बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, और उन्होंने अगर आपने क्या कहते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था और आपने डिपार्टमेंट 21 डेज़ के लिए बाद कोई नोटिस इशू नहीं किया, तो उस केस में डीम अप्रूवल मान लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको और ज़्यादा गहराई से पढ़ाया जिससे आपको प्रोविज़न भी क्लियर हो और जो पॉइंट वो कहना चाह रहे हैं वो भी क्लियर हो। ठीक है, आपके अभी अमेंडमेंट भी हो गई और आपका इसमें पूरा आधार ऑथेंटिकेशन का पूरा सेक्शन भी हो गया। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट अमेंडमेंट विच इज़ द रूल 21A अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 डेटेड 22 दिसंबर 2020। अब इसमें है कि सर्कमस्टांसेस, रूल 21A में कुछ सर्कमस्टांसेस थे विद द प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ऑन व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन, द फॉलोइंग आर द केसेस, डजंट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहा है फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, वो कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ऑन कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर। इनवॉइस या बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज क्या इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। थर्ड था आपका 171 ऑफ द CGST एक्ट विच टॉक्स एंटी प्रॉफिटेरिंग, वो आपका फाइनल में है। ठीक है, लास्ट है आपका वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 10A विच टॉक्स अबाउट द फर्निशिंग ऑफ बैंक डिटेल्स। अब 10A आपका क्या कहेगा आप, ठीक है, मैं इस 10A को भी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, रूल 10A का, क्योंकि जहाँ भी कोई भी प्रोविज़न कोई रूल आ रहा है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ऑल दो ये रूल 10A आपका नोटिफिकेशन 19 का है, नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 में, फिर भी यहाँ पे पॉइंट आया था मैं डिस्कस कर लेंगे। आपको 45 डेज़ के अंदर आपने अगर जैसे आपने आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म GST-REG 6 हैज़ बीन मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल and the goods and service tax registration number has been assigned, the registered person except those who have been granted registration under Rule 12 or Rule 16 as soon as the case may be, but not later than 45 days from the date of grant of registration or date on which the return required under 39 is due to be furnished। आपको रजिस्ट्रेशन जब ग्रांट हो जाता है उसके 45 डेज़ और दो चीज़ें हैं, 45 days from the date of grant of registration or the date on which the return required under section 39 which is GSTR 3B is due to be furnished, जिसमें जो भी अर्लियर होगा आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश करनी है, एंड इसका अगर कोई वायलेशन हुआ तो वो भी आपका इस सर्कमस्टांसेस में कवर होता है। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑन इन दैट केस ऑल्सो। सो अब अमेंडमेंट क्या है इसमें, आपके देखिए 3 मैंने डाले हैं, ये 3 आपके अमेंड हुए हैं। आपकी नोटिफिकेशन 94/2020 के मैंने पहले लिख दिया, डेटेड 22 दिसंबर 2020। तो इसमें आपको 3 एरिया और डाले गए हैं। अवेल ITC इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट विच इज़ द ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट हम सेक्शन 16 पढ़ते हैं, उसमें आपकी कोई कंडीशंस होती हैं, टैक्स इनवॉइस आपके पास होना चाहिए, आपके पास गुड्स रिसीव हो गए हों, रिसिपेंट ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो, सप्लायर ने अपना टैक्स पे कर दिया हो। तो अगर इसमें और भी पूरा सेक्शन 16 का कोई भी प्रोविजंस उन्होंने वायलेट करे हैं, इन दैट केस दे हैव द अथॉरिटी टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ऑन। ठीक है, ये डाला गया है।
The furnishes the details of outward supplies in Form GSTR 1 under Section 37 for one or more tax period which is in excess of the outward supplies declared by him in his valid return under Section 39 for the said tax periods. अब इसमें क्या बोल रहा है? Furnishes the details of output supplies in Form GSTR 1. GSTR 1 में आपने ज़्यादा सप्लाई दिखा दी. In excess of the output supplies declared in section return under section 39 means 3B. आपने 3B से ज़्यादा सप्लाई आउटवर्ड सप्लाईज दिखा दी आपने GSTR 1 में जो सेक्शन 37 में कवर है. ठीक है, आपने ज़्यादा दिखा दी. अब इसका आप सोचेंगे क्या इफेक्ट होगा. अगर मैं सिर्फ लॉजिकली बोलूँ क्या इफेक्ट होगा. अगर किसी सप्लायर ने GSTR 1 दिखा दी तो ऑफकोर्स उसके सामने वाले के 2A में डिस्प्ले होगा एंड वो उस बेसिस पे भाई वो इनपुट लेता रहेगा, सामने वाला इनपुट लेता रहेगा. अब उनका क्या, आप इनपुट तो लेते जा रहे हैं बट टैक्स तो जमा करा ही नहीं रहे. ठीक है, आप इनपुट लेते जा रहे हैं सामने वाला आउटवर्ड सप्लाईज के बेसिस पे और आप टैक्स जमा करा नहीं रहे हैं. 3B में आपने टैक्स जमा उतना कराया नहीं जितना GSTR 1 में सप्लाई करिए और सामने वाला उस बेसिस पे 2A के बेसिस पे इनपुट भी लिए जा रहा है. तो ऐसे नहीं होगा ना. तो इस केसेस में जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए बोल सकता है. ठीक है, तो ये वाला आपका ये ऐड हुआ है. EFG जो है आपके ऐड हुए हैं इन दिस एरिया. ठीक है, ये पहले से थे ABCD, अब ये फर्दर 3 से पॉइंट है वो ऐड हुए हैं. ठीक है, थर्ड है आपका वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 86B जो इफेक्टिव हुआ है 1 जनवरी 2021 जो विच लिमिट्स द यूज ऑफ ITC अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर डिस्चार्जिंग द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. हम जिसे कह सकते हैं कि ये जो 86B है अगर इसका वॉल्यूशन होता है रिस्ट्रिक्शन विच इज़ द रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन electronic credit ledger in excess of the 99% of the output tax liability. In that case, if the violations occur of Rule 86B, then the proper officer has the authority to call for the cancellation of registration. ठीक है, इन द फॉलोइंग ये आपकी जो EFG हैं ये अमेंड हुए 94/2020 डेटेड 22 दिसंबर 2020 की नोटिफिकेशंस. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है which is the 21A of CGST rules which is amended by notification number 94/2020 dated 22 December 2020 which talks about the suspension of registration. तो पहले हम इसका प्रोविजन पढ़ते हैं और साथ ही साथ में हम इसका पॉइंट भी पढ़ते रहेंगे. ठीक है, इसके बीच बीच में ही पॉइंट्स में एडिशंस भी है और कुछ उसमें एडिशंस भी किए गए हैं और कुछ नए डाले भी गए हैं. ठीक है, हम फर्स्ट पढ़ते हैं कि व्हाट इज सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइड उसने कैंसिलेशन के लिए अप्लाइड किया है. ठीक है, फर्स्ट केस है. और where the cancellation of registration has been intimated by the department on its own motion. Where the cancellation of registration has been intimated by the department on its own motion. ठीक है, तो उसका इस केसेस में क्या था कि डिपार्टमेंट ने अपने मोशन से रजिस्ट्रेशन इंटीमेट कर चुका है. अब इसने बोला कि उन्हें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी बिफोर द सस्पेंशन. ऑल्दो द आपकी कैंसिलेशन से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है तो ऑलरेडी सस्पेंशन ही आपका एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है. तो इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर सस्पेंशन है उसको ओमिट कर दिया है. ठीक है, उसको ओमिट कर दिया है. ये आपका सेकेंड वाला पॉइंट है. अब इसमें 2A का इंसर्शन हुआ है जो वेयर अ कंपैरिजन ऑफ द रिटर्न्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सब सेक्शन 39 मीन्स 3B with the details of output supplies furnished in GSTR 1. 3B कंपेरेंस हो रहा है GSTR 1 से. जो भी 3B में डिटेल गया है वो 1 से कंपेयर हो रहा है. और द डिटेल ऑफ इनपुट सप्लाईज डिराइव्ड बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज दैट इज द GSTR 2A furnished by suppliers in their form GSTR 1. Such other analysis as may be carried out on the recommendation of council. वो कंपेयर करेगा काउंसिल, ये भी प्रॉपर ऑफिसर देखेगा. Show that there are significant differences or abnormalities indicating contravention of the provision of the Act or the rules made thereunder, leading to the
cancellation of registration of said person, his registration shall be suspended and said person shall be intimated in GST REG1 electronically on the common mode portal or by sending communication to his email address provided at the time of registration or amended from time to time, highlighting the said differences and asking him the explanation with 30 days as to why this registration shall not be cancelled. ठीक है, अब ये थर्ड केस 2A का डाला गया है कि अगर आपका 3B और 1 में देखो 5% तक आपका अलाउड होता है, रूल 16 में आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको 5% तक का अलाउड होता है. अगर कोई बीच में कोई डिफरेंसेस हैं तो 5% का आपको जो आपको शो नहीं हो रहा है उसका आप ले सकते हो IT से. बट ऑल्दो ये ज़्यादा आपकी जो डिस्क्रिपेंसी है ये बहुत ज़्यादा है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें दिख रहे हैं ये डिफरेंसेस, तो वो आपको GST REG1 में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको इंटीमेशन दे सकते हैं आइदर कॉमन पोर्टल पे या आपको ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रोवाइड किया गया था या आप जो भी अमेंड करते रहते हैं ऑल्दो इन द पीरियड, और वो डिफरेंसेस को वो हाईलाइट करेंगे और जो भी उन्होंने एनालिसिस किया है और आपसे उसका एक्सप्लेनेशन मांगेगी क्योंकि ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं और अगर ये डिफरेंसेस आ रहे हैं तो कैसे अमेंड होंगे, और अगर ये डिफरेंसेस अमेंड नहीं होते तो वो इस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं, और अगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो वो कैंसिल कर सकते हैं. और वो एक्सप्लेनेशन को विदिन 30 डेज देना है कि क्यों उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना किया जाए, इन बेसिस पर, इन डिफरेंसेस के बेसिस पर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं किया जाए. ठीक है, GST REG 31 इलेक्ट्रॉनिकली एक पूरा फॉर्म है, इंटीमेशन दिया जाता है. ठीक है, उनमें आपको विदिन 30 डेज का एक्सप्लेनेशन का उन्हें देना है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं किया जाए. ठीक है, थर्ड है आपका a registered person whose registration has been suspended as above shall not make any taxable supply during the period of suspension and shall not be required to furnish any return under section 39. इसमें कोई अमेंड नहीं है आपका, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये आपका पहले से ही प्रोविजन था. ये रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड एज अबव शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई, कि वो सस्पेंशन के पीरियड में कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता और ना ही कोई रिटर्न भर सकता है. बट ऑल्दो देयर इज अ इंसर्शन ऑफ 3A where the registration has been suspended under rule sub rule 2 और sub rule 2A, rule sub 2 के अंदर या 2A के अंदर अगर कोई सस्पेंशन हुआ है तो उसे रिफ़ंड भी ग्रांट नहीं होगा. अब लॉजिकली सोचते रिफ़ंड क्यों नहीं ग्रांट होना चाहिए, रिफंड अंडर सेक्शन 15(4). अब पता चला कि सस्पेंशन कर दिया, उसका लायबिलिटी ज़्यादा बनता था, कुछ भी इशू था और रिफ़ंड हमने पहले ही कर दिया. ठीक है, वो तो गलत हो जाएगा ना. तो उस केस में जितनी भी आपकी सस्पेंशन के टाइम पे आपका कोई रिफ़ंड भी बनता है तो वो रिफ़ंड की एप्लीकेशन भी आपको ग्रांट नहीं होगी. शैल नॉट बी ग्रांटेड एनी रिफंड अंडर दैट सस्पेंशन पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन. ओके, ठीक है. फोर्थ पॉइंट में आपका एक प्रोवाइजो ऐड हुआ है, पहले हम इसका मेन प्रोविजन पढ़ लेते हैं. द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड upon the cancellation of registration proceedings by the proper officer. Such revocation shall be effective from the date on which the suspension had come into effect. The suspension of registration, दोबारा पढ़ते हैं एक बार. The suspension of registration shall be deemed to be revoked. Of course वो revoked हो जाएगा, shall be deemed to be revoked upon the completion of cancellation proceedings. जब cancellation proceedings कंप्लीट हो जाएगी बाय द प्रॉपर ऑफिसर, एंड सच रिवोकेशन जो है वो इफेक्टिव भी होगा फ्रॉम द डेट ऑन विच द सस्पेंशन हैड कम इन टू इफेक्ट. ठीक है, ये आपका ऑलरेडी इंसर्टेड था. इसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है कि प्रोवाइडेड दैट द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस रूल, द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस रूल मे बी रिवोक्ड by the proper officer any time during the pendency of the proceedings for cancellation, if he deems fit, अगर उससे सही लगेगा तो. ठीक है, ये प्रोवाइजो ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया. ठीक है, ये आपके 5 में कोई चेंज नहीं है, ऑल्दो ये आपका नोटिफिकेशन 49/2019 में था, डेटेड 9 अक्टूबर 2019. ठीक है, ये इसमें कोई नया अमेंडमेंट नहीं है, तो ये आपके सारे अमेंडमेंट यहीं तक थे. ठीक है, मैं एक बार इन शॉर्ट गो थ्रू कर देती हूँ. ठीक है, आपका कहाँ का अमेंडमेंट हुआ है. एक सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 में हुआ है विच टॉक्स अबाउट कैंसिलेशन बाय रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पेयर। सेकेंड आपका सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 में है। थर्ड आपके सारे सर्कुलर्स इशू हुए हैं नोटिफिकेशन 62/2020 में। नेक्स्ट आपका सर्कुलर था आपका इशू 23 मार्च 2020 में हुआ था, बट उसको सुपरसीड कर दिया था मार्च 2021 वाले नोटिफिकेशन ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका नोटिफिकेशन आपका था कि फिजिकल वेरिफिकेशन होनी है, अगर उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाई, ऑप्ट नहीं किया या फेल्स टू डू एनी आधार ऑथेंटिकेशन, तो उस केस में उसका फिजिकल वेरीफाई होगा विद इन 60 डेज, ठीक है। और नेक्स्ट आपका हमने पूरा चार्ट पढ़ा था कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन आधार ऑथेंटिकेशन कैसे कैसे होता है, पूरा प्रोसीजर है। उसमें हम 2 पार्ट पढ़े थे कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया है, सेकेंड हमने पढ़ा था आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया है, तो उसके इसमें आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। कितने दिन में क्या होगा, नोटिस मिलेगा, वो सब मैंने उसमें पूरा कवर कर दिया है, ठीक है, ठीक है। और बाकी अब ये इसमें सारे पीरियड डीम्ड अप्रूवल हो गया आपका, ये मैंडेट था 7 डेज से। यहाँ पे इसमें अमेंडमेंट था, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं था, ठीक है। इस वाले में जो आपका क्लेरिफिकेशन वाले अमेंडमेंट नहीं है, बाकी 2 में आपका 3 और 21 वाले में अमेंडमेंट था। 7 आपका 3 से 7 हो गया, 21 से 30 हो गया, बाकी हमने रूल 21A में कुछ अमेंडमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है। दिस कम्प्लीट्स विद द अमेंडमेंट सेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ GST एंड आई होप यू लाइक द सेशन. So kindly like and subscribe the same, and also if you want others to take benefit of the same, you can share also. And this whole session amendments are applicable for upcoming December 21 attempt 2. अब जो आपका ऑलरेडी CMA का ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, तो उनके लिए December 21 के लिए पूरा एप्लीकेबल होगा, आइदर फॉर CA और आइदर फॉर अ CMA, ठीक है। सो थैंक यू.